तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को कवर करने वाले हैं और उनसे जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें यहाँ पर निकल के सामने आ रही है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेटीएम की, जो आज यहाँ पर दोस्तों लाइमलाइट में रहा है। आज देखिए करीब 12.25% की भारी गिरावट हमको पेटीएम के स्टॉक में देखने को मिली है। और आज की बात नहीं है दोस्तों, अगर जब से हम आईपीओ आया है तब से देखें, मतलब नवंबर में लास्ट ईयर ये आईपीओ आया था, तब से लेकर अभी तक 60% यहाँ पर कैपिटल लॉस हो चुका है। जो भी इसमें निवेश किया होगा या फिर अभी तक निवेशित होगा, तो उनको एक भारी नुकसान हुआ है। पेटीएम की बात करें, जब इसका आईपीओ रिव्यू हमने किया था दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्लियर कट मना कर दिया था कि इस आईपीओ को बिल्कुल अवॉइड करना है, अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी है। साथ ही साथ जिस एब्सर्ड वैल्यूएशन पे ये कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ था, कहीं ना कहीं मार्जिन ऑफ सेफ्टी वहां पर बिल्कुल भी नहीं थी, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं था, जिसके बारे में मैं हमेशा चर्चा करता हूं। तो आई होप यहां पर दोस्तों आप अभी तक इसमें नहीं बने होंगे, आप निकल गए होंगे, लेकिन अभी बने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना तो वो हम टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे। लेकिन आज की जो खबर है वो मैं आपको दे देता हूं, जिसकी वजह से गिरावट हुई। तो ये खबर दोस्तों ये थी कि जो आरबीआई है ना, उसने मना कर दिया था यहाँ पर न्यू कस्टमर एक्विजिशन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। लेकिन आज रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों एक और बड़ी खबर यहां पर आती हुई देखने को मिल रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है डेटा शेयर कर रहा है चाइना की एंटिटीज के साथ। तो ये एक दोस्तों अपने आप में बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है, कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी का ये एक मेजर कंसर्न है। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ ऑफिशियली यहाँ पर साबित हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पेटीएम की नैया फिर डूबने से कोई नहीं बचा सकता। हालांकि अभी यहाँ पर रिपोर्ट्स के अनुसार ये खबर आ रही है। हालांकि देखिए, विजय शेखर शर्मा ने यहाँ पर बोला है कि ये जो डेटा क्लेम किया जा रहा है ये फॉल्स है, यहाँ पर कोई आधार नहीं है इसका। लेट्स यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं पेटीएम की अगर मैं फंडामेंटली बात करूँ, तो फंडामेंटली दोस्तों बहुत ही गड़बड़ है पेटीएम में। विजय शेखर शर्मा ने बोला यार, बजाज फाइनेंस के साथ हमको कंपेयर करना चाहिए, हमको यहाँ पर बजाज फाइनेंस की तरह देखना चाहिए, क्योंकि हम भी काफ़ी ज़बरदस्त लैंडिंग करते हैं, लोन्स देते हैं। लेकिन इनको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि लोन्स देना यहाँ पर मैटर नहीं करता, लोन वापस लेना, यानी कि जो पैसा दिया है मार्केट में उसको वापस रिकवर करना, वो मैटर करता है लैंडिंग बिजनेस में। कोई यहाँ पर दोस्तों बच्चों का खेल नहीं है लैंडिंग बिजनेस। बजाज फाइनेंस की यहाँ पर जो रेपुटेशन है उसको मैच कर पाना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए एनबीएफसी में एक ही कंपनी नज़र आती है, बजाज फाइनेंस। पैसा देना मार्केट में आसान है, लेकिन उसको वापस लेना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, अगर आप देखें तो यहाँ पर सब दूध का दूध अब पानी का पानी होता हुआ नजर आ रहा है। तो बात करते हैं, चलिए क्या करना है। तो जिस प्रकार का दोस्तों चार्ट है, एक फॉलिंग नाइफ चार्ट है, एक जबरदस्त डाउन ट्रेंड है, कहीं भी रिकवरी के संकेत नहीं है। तो यहाँ पर निकलना ही मेरे ख्याल से एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर बने रहना मतलब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। ये स्टॉक यहाँ से और भी ज़्यादा गिर सकता है। एंड यहाँ पर आपको लगता है यार भविष्य में ये बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर बनेगा, जिसको भी लगता है, मुझे तो नहीं लगता, खैर जिसको भी लगता है वो यहाँ पर क्या कर सकता है, अभी निकल के बाद में बाय कर लेना। क्योंकि ट्रेन ऐसा नहीं है कि यार ये जो है ट्रेन यहाँ से छूट जाएगी, और बॉटम पकड़ने की कभी हमको कोशिश नहीं करनी चाहिए। और ये मैं कितने दिन से सिखा रहा हूँ, पिछले 1 साल से, कि मोमेंटम को कभी चेज नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार जो डाउनफॉल है उसको भी हमको चेज नहीं करना चाहिए। एक बार निकल जाइए, ट्रेंड रिवर्सल होने दीजिए, फिर उसके बाद पकड़ लीजिएगा। कल को ये प्रॉफिटेबल होती है, अच्छे यहाँ पर संकेत आते हैं टेक्निकली फंडामेंटली, तो फिर बाय कर लेना, क्योंकि लॉन्ग टर्म की कहानी है। ऐसा नहीं है कि आज ही आपको सब कुछ खरीदना है, धीरे धीरे बाय करना है, तब बाय कर लीजिएगा। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये खबर सही साबित हो गई तो कहीं ना कहीं दोस्तों फिर यहाँ पर इस स्टॉक में और भी भारी गिरावट होगी। और चाइना की जब बात हो रही है यहाँ पर, तो अलीबाबा ग्रुप जो है होल्डिंग कंपनी है, उसकी जो एफिलिएट है उनका भी यहाँ पर कुछ हिस्सा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक में। जो जैक मा की एंड ग्रुप है उसका भी कुछ हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं ये हो भी सकता है। लेट्स यहाँ पर क्या ये जो है इसका रिजोल्व, मतलब इसकी क्या यहाँ पर जो ये रिपोर्ट है, इसका यहाँ पर जो डेटा शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसका यहाँ पर आरबीआई की तरफ से क्या डिसीजन आता है वो हम देखने वाली बात होगी। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे ख्याल से निकलना बेहतर होगा। दूसरी अपडेट है दोस्तों ब्रेंट क्रूड को लेकर। क्रूड ऑयल की प्राइसेस में लगातार हमको गिरावट देखने को मिल रही है। आज के दिन में देखें तो करीब 7%, 6.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, जो कि एक पॉजिटिव अपडेट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो। क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी का जो एक मेजर इंपोर्ट है वो क्रूड ऑयल है, तो अगर ये प्राइसेस यहाँ पर कम होंगे तो कहीं ना कहीं बेहतरीन यहाँ पर एक इकोनॉमी के लिए खबर है। हालांकि रशिया और इंडिया के बीच बात चल रही है कि रशिया का जो क्रूड ऑयल है उसको सस्ते दामों पे इंडिया को इंपोर्ट करने की बात चल रही है। लेट्स सी वहाँ पर क्या जो है हमको पैन आउट होती हुई देखने को मिलती है चीज़ें। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये एक पॉजिटिव खबर है। उसकी वजह से हो सकता है कल कुछ स्टॉक्स हमको भागते हुए देखने को मिले, मेजरली जो पेंट और अडेसिव सेगमेंट की कंपनीज हैं।
एशियन पेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हमको तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि एशियन पेंट्स में निचले स्तरों से रिकवरी होती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन एशियन पेंट्स दोस्तों लॉन्ग टर्म की कंपनी है, यहाँ पर कोई भी इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। धीरे धीरे एसआईपी कीजिए, जब इतनी गिरावट हो जाती है एशियन पेंट्स में तो डेफिनेटली आपको एसआईपी यहाँ पर करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, ऐसा नहीं कि अग्रेसिव आप यहाँ पर हो रहे हैं यार, अब ये आप सोच रहे हैं कि बॉटम बन गया, ऐसा नहीं करना। एसआईपी कीजिए, एक एक दो दो पाँच पाँच 10 10 स्टॉक जितने भी उठा सकते हैं उतने उठाइए, ठीक है। 1 लाख रुपए लगाने तो 10% ही अभी लगाइए, क्योंकि Q4 के नंबर्स भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल का क्या यहाँ पर इंपैक्ट रहता है, क्या यहाँ पर मार्जिन हिट होते हुए नजर आते हैं, क्या इन्होंने अच्छी तरीके से प्राइस जो इनपुट कॉस्ट है उसको यहाँ पर पास ऑन किया है या नहीं, वो हमको Q4 में देखने को मिलेगा। तब आप यहाँ पर आगे के अपनी एसआईपी को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म की कंपनी है, मौका मिल रहा है, इसमें धीरे धीरे बाइंग कीजिए। नेक्स्ट खबर है दोस्तों यहाँ पर एलआईसी के आईपीओ को लेकर। जो एलआईसी का आईपीओ है यहाँ पर बताया जा रहा है कि पोस्टपोन किया जा रहा है और मिड मई के आसपास ये मार्केट में आ सकता है, क्योंकि मार्केट की जो सिचुएशन है, ग्लोबल लेवल पे जो सिचुएशन है, रशिया यूक्रेन के बीच जो ये वॉर है, ये क्राइसिस है, ये अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो उसकी वजह से भी डेफिनेटली यहाँ पर आईपीओ को पोस्टपोन किया जा सकता है। साथ ही साथ जो पेटीएम के साथ यहाँ पर जो सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर निवेशकों के मन में एक डाउट क्रिएट हो चुका है। तो एलआईसी का आईपीओ अगर यहाँ पर आता है अभी मार्च में, तो कहीं ना कहीं उसको दोस्तों उतना रिस्पॉन्स अच्छा शायद ना मिले, तो इसकी वजह से भी हो सकता है ये डिसीजन लिया जा रहा हो। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें तो मार्केट में अगर आप देखें तो क्रूड के प्राइस सस्ते हो रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से रिकवरी भी हो रही है। साथ ही साथ जो रशिया यूक्रेन के बीच जो ये वॉर है, अब ये 4th राउंड ऑफ पीस टॉक भी यहाँ पर ऑलरेडी चालू है, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस, कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन निकलता हुआ देखने को मिले और मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। क्योंकि अगर मैं एफआईआईज के आज के डेटा की बात करूँ तो आप देखिए एफआईआईज यहाँ पर थकते हुए नजर आ रहे हैं। आज बहुत ही कम सेलिंग करी एफआईआईज ने और डीआईएस ने बहुत तगड़ी बाइंग करी है। तो प्रतीत हो रहा है कि एफआईआईज यार यहाँ पर अब थोड़ा कम सेल कर रहे हैं, लेकिन ये कोई दोस्तों ऐसा एक ठोस से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्रूफ नहीं है। क्योंकि पहले भी हमने देखा है, जनवरी में भी देखा मैंने, अभी दिसंबर का डेटा भी देखा, उससे पहले का डेटा भी देखा, तो इन महीने में भी कुछ ऐसे दिन थे जब एफआईआईज ने बाई किया था, थोड़ा बहुत यहाँ पर हल्का वो सेल किया था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से हैवी सेलिंग होती हुई देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज की ये सिचुएशन हो सकती है, इसको हमको थोड़ा सा उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों एक और अपडेट, एफआईआईज ने आज यहाँ पर काफ़ी कम सेल किया है। अब नेक्स्ट अपडेट है रिलायंस के रिगार्डिंग, जो आज की लेटेस्ट अपडेट है। तो रिलायंस की सब्सिडरी है दोस्तों एक रिलायंस न्यू एनर्जी, इन्होंने यहाँ पर बेसिकली एक्वायर कर लिए हैं एसेट्स ऑफ लिथियम वर्क्स। तो इस कंपनी को भी इन्होंने एक्वायर कर लिया है और ये अपने आप में दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त एक्विजिशन है। रिलायंस की जो सेल केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी है उसकी लीडरशिप को यहाँ पर कायम रखने के लिए इन्होंने लगातार यहाँ पर बाइंग करी है टू एक्सेलरेट सेटिंग अप ऑफ मल्टी गीगावाट आर स्केल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो लिथियम वर्क्स की बात करें तो ये करती क्या है, तो इट इज़ अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ कोबाल्ट फ्री एंड हाई परफॉर्मेंस लिथियम आयन फोस्फेट बैटरीज। तो ये दोस्तों लिथियम आयन कोबाल्ट फ्री बैटरीज ये कंपनी बनाती है। और विद द recent resurgence in the demand of LFP batteries, Lithium Works is uniquely positioned to take advantage of global opportunities before it integrated portfolio of LFP solution। तो इनके पास देखिए एक वर्ल्ड क्लास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो है, 219 पेटेंट हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पाइपलाइन काफ़ी ज़बरदस्त है, इंटीग्रेटेड सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो रिलायंस अपने बेसिकली इस पूरे सेगमेंट को और मजबूत कर रहा है। क्योंकि थोड़े टाइम पहले दोस्तों आपको ध्यान हो तो मैंने वीडियो भी बनाया था, फेरेडियन का भी इन्होंने एक्विजिशन किया था, जो कि सोडियम आयन बैटरी में एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। तो उस टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पर एक्वायर किया है रिलायंस ने। और जब हम बात करते हैं रिलायंस की, तो रिलायंस में दोस्तों ऐसी खबरें मैं आपको पहले ही बोला था आती रहेंगी और समय समय पर आती रहेंगी। पूरा ज़बरदस्त एक्विजिशन स्प्रे में यहाँ पर रिलायंस चलता रहेगा, क्योंकि भविष्य की जो डिमांड है, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल्स, रिटेल, डिजिटल, सब जगह रिलायंस का हाथ है। और ये एक ऐसी कंपनी है जो मुझे लगता है बहुत लंबे समय तक इंडिया में टिके रहने वाली है, मार्केट लीडरशिप यहाँ पर इसकी बने रहने वाली है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं, 15 से 20% CAGR आप एक्सपेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में, तो रिलायंस में आप डेफिनेटली एक्विजिशन कर सकते हैं, धीरे धीरे एसआईपी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के कोर पोर्टफोलियो में। क्योंकि जो इसकी अंडरलाइंग एसेट्स हैं, जो इसकी अंडरलाइंग वैल्यू है, जो इनकी कंपनीज हैं, जो सेगमेंट्स हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और भविष्य में डीमर्जर होता है रिटेल का, डिजिटल, जियो का बात करें, ग्रीन एनर्जी का, तो एक वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल पे देखिए काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट करा, एक मेजर सपोर्ट को यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हुए वापस ऊपर जा रहा है। तो इस लेवल पे एसआईपी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं हम हैप्पीएस्ट माइंड की, जिसमें आज हमको अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला 10% का। काफ़ी गिरावट के बाद ये अपर सर्किट लगता हुआ हमको देखने को मिला है। हालांकि आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त हमको तेज़ी देखने को मिल रही है, उसी के साथ हैप्पीएस्ट माइंड में भी 10% का अपर सर्किट। तो क्या हमको इसको बाय कर लेना चाहिए? तो अगेन मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अभी भी वैल्यूएशन वाइज यहाँ पर कोई भी कंफर्ट नहीं है हैप्पीएस्ट माइंड में। और जैसे मैं अगेन बोलूँगा, मोमेंटम को
चेज़ करने का यही नतीजा होता है कि हमको काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है और जब काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन होते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहता। तो यहाँ पर अभी भी मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। हैप्पीएस्ट माइंड में आपका नज़रिया अगले आने में 5 साल का है एटलीस्ट, तभी आप बाय कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं 2 से 3 साल का भी नज़रिया, तब भी मेरे ख्याल से हैप्पीएस्ट माइंड में सब चीज़ यहाँ पर फैक्टर्ड इन है। तो इस लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे ख्याल से यहाँ पर फेवरेबल नहीं है। हमको एक बार Q4 के नंबर का वेट करना चाहिए, क्या अट्रिशन रेट रहता है, किस प्रकार की प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देखने को मिलती है, रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलती है। देखिए, जिस 100 के पीई के ऊपर ही चलता है तो कम से कम 30 से 40% की ग्रोथ यहाँ पर आना चाहिए। अगर उससे नीचे आई तो ये स्टॉक में फिर से हमको एक बार भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए एसआईपी कीजिए, छोटी-छोटी क्वांटिटी में कीजिए, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिए। छोटे टर्म का नज़रिया रखिएगा, फिर बाइंग करेंगे, यार इतना गिर गया, उसके बाद बाय करना है, तो वो एक कहीं न कहीं रॉन्ग आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजी है। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा यहाँ पर वेट करना चाहिए Q4 का, एक बार स्टेबल हो जाने दीजिए सिचुएशन। यहाँ पर एक बार स्टेबिलिटी आने दीजिए, कंसोलिडेट करने दीजिए प्राइस को, तब आप बाय कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार हमको हैप्पीएस्ट माइंड से ही पैसा बनाना है, ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है आपको। हैप्पीएस्ट माइंड के अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनमें आप पैसा लगा सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि यार हैप्पीएस्ट माइंड से मुझे पैसा कमाना है, तो आप वहाँ पर ज़्यादा टाइम पे नुकसान पे ही रहेंगे। तो ये है कि माइंडसेट की बात भी यहाँ पर आ जाती है। तो ये है दोस्तों सारी अपडेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड उनके रिगार्डिंग, कुछ यहाँ पर आज के दिन की मार्केट की, कुछ यहाँ पर हलचल एंड साथ ही साथ स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कुछ अपडेट। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपडेट्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके ओपिनियन, कमेंट, थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिए। एंड दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।